सभी दोस्तों को एक ओंकार, सभी को नमस्कार, दिल से प्यार, दिल से स्वागत। आइए शुरू करते हैं बातचीत अपनी पढ़ने पढ़ाने की। गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए। 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ, फिर कहानी शुरू। जितेश साहब कह रहे हैं प्लीज अरेंज ए क्लास ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं एक क्लास और आप लोगों के लिए अरेंज कराता हूँ जिसमें मैं लंच करूंगा आप लोगों के साथ, डिनर भी करूंगा। मेन स्ट्रीम आपका अगर कंप्लीट हो जाए वो भी गनीमत है, जो मेन कोर्स है हम वो पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात। सभी को नमस्कार। अर्जुन साहब न्यूज़पेपर पढ़ाना सही रहेगा तो सिलेबस छोड़ देंगे, फिर तो हमारा ये जो सिलेबस आना पेपर में ये तो बकवास ही हो जाएगी। खतरनाक हो तुम। गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाइए 2 मिनट की बात करके। विकास साहब कहते हैं मुझे इंग्लिश क्लास कुछ समझ में नहीं आता है सर, कैसे करें प्लीज एक्सप्लेन सर। आकाश कुमार मेरे ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट रहा है, बाकी मेरी तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन में, मेरी तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है। थैंक यू वासुदेव चीजों को समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज हम लोग वोकैब सेशन को थोड़ा सा नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोगों को समय बचाना है और चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहेंगे। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी उस बात को थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे। कल 2 अक्टूबर है, कल आप लोगों की मेरे साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी। उसकी खास वजह यही है, गैजेटेड हॉलीडे है, आप भी गांधी जयंती सेलिब्रेट करें, तो ये कल की कंपनसेशन आज हम लोग रिकवर करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस मॉड्यूलस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया एक छोटी सी बात को, और पेयर कंजंक्शन हम लोगों ने पढ़ना समझना शुरू किया। बेसिकली पेयर होता क्या है, हम लोगों ने इसको लेकर कुछ चेक पॉइंट्स तैयार किए, और पेयर में हम लोगों ने सबसे पहले समझने का काम किया आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी बात हम लोगों ने समझी एज क्लोज एज पॉसिबल। तीसरी बात हमने समझी क्वेश्चन की रिवर्स कंसीडरेशन। उसके बाद हमने समझने का काम किया हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने ये चीज आपको समझाई भी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर ध्यान से हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट साथ साथ हम कवर करते जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिक्र मैं करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर, लेकिन जहां हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे वहां आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी एक एक जगह आपको समझ आएगी। फिर इसके ठीक आगे हम लोगों ने समझा कि नोट ओनली का हम इन्वर्जन भी कर सकते हैं। क्लियर है? और ये नोट ओनली का इन्वर्जन किस तरीके से ताल्लुक रखता है, ये हम लोगों का एक छोटा सा जिक्र हो। चलिए बातों को लेके फिर उसके बाद हम आगे लेकर चले, और हम लोगों ने समझने का काम किया बिकर्स के बारे में। और इसी के साथ
हमने समझा कि जो लोग ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं उनको बहुत गहरा डैमेज मिलता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के आधार पर कभी कभी सेंटेंसेस अपने आप में ठीक लगते हैं। हकीकत क्या है, खेल ट्रांसलेशन के आधार पर नहीं हल होता, खेल अपना हल करते हैं हम ट्रांसलेशन के आधार पर नहीं, सेंटेंसेस को इंग्लिश टू इंग्लिश समझकर। और यहाँ पर एक लॉजिक हमने समझा जिसे हम कहते हैं दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब पहले सेंटेंस को बाद में और बाद वाले को अगर पहले हम करें तो रीऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती। क्या आप मेरी बात यहाँ तक समझ पाए? ठीक है बच्चों। और फिर इसी बातचीत को लेकर आगे हम चले तो सिंस, एज, बिकॉज, इनका छोटा सा फर्क हम लोगों ने समझा एविडेंट रीजन और इन एविडेंट रीजन के साथ। थोड़ी बातों को लेकर चलता हूं आगे। कुछ सवाल आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखने का काम करें। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन चारों के चारों सेंटेंसेस को एक बार बस पढ़कर देखें, फिर मैं बात करनी शुरू। उम्मीद करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब समझने का काम करते हैं। लिखे हुए सेंटेंसेस में हम लोग पेयर बनाने का काम करते हैं, और पेयर बनाने के लिए पहला पेयर हमें समझना है, हम बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम पेयर बनाने के लिए फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हैं, और ठीक इसी तरीके से पेयर बनाने के लिए हम फ्रॉम के साथ टिल का भी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इन पेयर को ध्यान से देखने का काम करते हैं तो बच्चों पेयर बनाने के लिए वही आ गया हमारे सामने, इन लिखे हुए ब्लैंक्स का आइडेंटिकल पार्ट्स। अरे हाँ है ना। अब ये लिखे हुए आइडेंटिकल पार्ट्स को मैं थोड़ा ध्यान से देखने का काम करूं तो इनके अंदर जो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, इनके बीच हम लिख सकते हैं टाइम बताने वाले शब्द। इन दोनों ब्लैंक्स के बीच हम लिख सकते हैं टाइम बताने वाले शब्द, नहीं तो हम बताने की कोशिश कर सकते हैं प्लेस बताने वाले शब्द, स्थान की जानकारी देने वाले शब्द। ठीक इसी तरीके से फ्रॉम के साथ जो टू लिखा हुआ है बच्चों, इनका पेयर बनता है। ठीक है तो ये कहानी से कुछ और, लेकिन यहाँ पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, मजबूरी है बताना, वजह क्या है ये आगे हमें समझ आएगी। इसी तरीके से फ्रॉम के साथ हम टाइम भी बता सकते हैं और प्लेस भी बता सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम और टिल की जब हम बात करते हैं तो ये हमें सिर्फ टाइम की जानकारी देते हैं, इनका प्लेस से कोई लेना देना नहीं। अब इन दोनों के बीच अगर हम फर्क समझने का काम करें कि बिटवीन के साथ एंड भी वही काम कर रहा है सर, फ्रॉम के साथ टू भी वही काम कर रहा है, तो इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? बिटवीन और एंड की बात जब हम करते हैं तो ये दिखाते हैं स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक का अर्थ हुआ जो स्थाई है, जो स्थित है। लेकिन अगर मैं फ्रॉम के साथ टू की बात करता हूं तो इनके बीच आता है एक तरह का मोशन, इनके बीच आता है एक तरह का मोशन। और जब ये मोशन की बात करता है तो हम इसके लिए फ्रॉम टू का जिक्र करते हैं। और फ्रॉम और टिल तो अपने आप में टाइम की ही जानकारी देता है। क्लियर है? टिल की जगह हम चाहें तो अनटिल का भी यूज कर सकते हैं। तो लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं, बड़े ध्यान से देखें। द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड। अगर भैया जब ऑफिस रहा ही क्लोज्ड
तो मोशन मीन्स इसके अंदर कोई हरकत हुई? बिल्कुल भी नहीं, ये तो स्टैटिक हुई। अगर कोई दुकान अगर बंद रही, अगर कोई ऑफिस अगर बंद रहा, तो बंद रहने का मतलब उसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो बिटवीन के साथ हम लोगों को एंड का पेयर बनाने की इजाजत हुई। I worked in this office from 2015 till 2017. फ्रोम के साथ टिल का पेयर तब सही जब समय बताने की बात हुई, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगले सवाल पर काम करते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम करनाल वी वेंट टिल चंडीगढ़। सबसे पहली बात तो अगर देखा जाए तो टिल का हम जिक्र करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये प्लेस का जिक्र लिया गया है। अब अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच एज क्लोज एज पॉसिबल, और ये लिखा हुआ है हमारे पास वेयर का आंसर। इसका जिक्र हमें लिखना होगा वेंट के बाद। करेक्ट आंसर बनता है वी वेंट फ्रॉम करनाल टू चंडीगढ़ बाई कार। एक आखिरी सवाल, करण इज सिटिंग फ्रॉम राज एंड मोनू। अगर बात आ रहा है सिटिंग का तो स्टैटिक बातचीत हुई, इसलिए हमने इसको हटाकर इसके लिए चुनाव किया बिटवीन का। एक बार नजरें निकाल लें, फिर बातचीत शुरू करते हैं आगे। पढ़ने की कोशिश करें बस फटाफट से। चलिए दोस्तों, छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई। मैं आपके सामने कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से इनको देखने का काम करें, फिर हम इनके पीछे समझने की वजह को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फटाफट से इन क्वेश्चंस में नजरें निकालें भाई साहब, फिर बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर एक पेयर कंजंक्शन का लॉजिक काम करता है। बड़े ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करूं तो बच्चों, इनके अंदर पेयर कंजंक्शन काम करता है तरीके से,
और यहां पहली बात हमारे सामने लिखी मिली द सेम। मैंने क्या कहा बच्चों? द सेम। द सेम के साथ हम अगर पेयर बनाने की कोशिश करें तो दो तरीके से पेयर बनता है। एक हुआ दैट। मुझे इस दैट का याद आता है बच्चों, हम लोगों ने इससे पिछली किसी क्लास में एक प्रोनाउन नाम की चीज पढ़ी थी, याद होगा आपको। हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन नाम की चीज पढ़ी थी और रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान हम लोगों ने इस दैट का यूज किया था जब चार हिस्से हमने बांटे थे। रिलेटिव डिग्री, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नाउन्स, क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत और स्पेसिफिक सेंस वाले शब्द। आपको याद होगा उस समय द सेम उस स्पेसिफिक सेंस कैटेगरी के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब अगर दैट के साथ एंटीसेडेंट स्पेसिफिक सेंस द सेम के साथ लिखी हो तो इस दैट के साथ हम लोग जोड़ने का काम करते थे पूरे के पूरे सेंटेंस को, पूरे के पूरे सेंटेंस को। कल की क्लास में एक मूर्खानंद कह रहा था सर क्लॉज भी तो जोड़ सकते हैं। भाई साहब वो क्लॉज जिसने भी आपको बताए हैं काबिले तारीफ है वो टीचर। क्लॉज वो यही है। प्रोनाउन आप लोगों को बताया गया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ने के साथ जो सेंटेंस जोड़ा जाता है उसी को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्लॉज सेंटेंस के ही नाम को कहते हैं। क्लॉज सेंटेंस के ही नाम को कह सकते हैं। क्लॉज दो हिस्सों में बंटते हैं। ये कहानियां कितनी लंबी घुमा लो, बनकर कहां से चल रही मैं तो वो बोलता हूं। क्लियर है? मैं आपको डराने के लिए बहुत भारी भरकम शब्दों का यूज कर सकता हूं। मुझे इंग्लिश को आसान बनाना है, ना कि आपके लिए डर पैदा करना है। तो सर मैंने तीन आधारभूत बातें कही। सेंटेंस कंजंक्शन तीन चीजों को जोड़ता है, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। इसी सेंटेंस का नाम है जिसे आप क्लॉज कह सकते हैं। क्लियर है? क्लॉज के साथ अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो दो अलग हिस्से बंटते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज दायरे से बाहर हैं, फिलहाल हम उनकी कोई बात नहीं जानते। दैट हम लोग अगर देखते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान हम लोगों ने इसे पढ़ा है और रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान ही हमने इसको रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना है। अगर मैं उस पल को याद करने की कोशिश करूं तो भाई साहब रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान ही हम लोगों ने इसी को रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हु का जिक्र, हुम का जिक्र, विच का जिक्र, हुज का जिक्र, दैट का जिक्र और इसी के अलावा व्हाट का जिक्र, इनको डेफिनेट इंडेफिनेट में बनाने का काम हम लोगों ने एवर के साथ सफिक्स किया। तो मेरे दोस्तों हाथ जोड़ विनती है, याद करो रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान जब इन सभी शब्दों का हमने जिक्र किया था तो ये सारे के सारे शब्द रिलेटिव कंजंक्शन भी लिखे थे हम लोगों ने। आपके पास समय होता है अपने नोट्स को खोल कर देखो, राइट? नोट्स को खोल के देखो, यू विल फाइंड दीज थिंग्स रिटन इन दो, राइट? खैर मैं आपका समय बचाना चाहता था, आओ आगे चलते हैं। अब इसी के ऑपोजिट काम करता है द सेम के साथ जिक्र लिखकर। जब हम एज की बात करते हैं तो एज इसके ऑपोजिट काम करता है और इस ऑपोजिट काम करने का मतलब ये लिखा देखता है या तो एक वर्ड को या फिर एक फ्रेज को, पर याद रखें इसका सेंटेंस से ताल्लुक नहीं है। वजह क्या है थोड़ी देर में अपने आप सामने आएगी। तो इस हिसाब से अगर मैं पहले सेंटेंसेस को देखना चाहूं तो आई हैव एक सेंटेंस, रिवर्स कंसीडरेशन आ रही है। हम आई हैव को देखें तो ये एक सेंटेंस हुआ, सेंटेंस के साथ ताल्लुक बनाया दैट, दैट ने पेयर बनाने का काम किया द सेम और ये रहा इसका एंटीसीडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, हरीश बॉट द सेम फोन दैट एज माइन। यहां पर सेंटेंस नहीं सिर्फ एक वर्ड लिखा है, ताल्लुक रखा एज के साथ, एज ने पेयर बनाया द सेम के साथ और ये इस दैट का एंड। पहली बात क्लियर होगी उम्मीद करता हूं। दूसरी बात से मिलने की कोशिश करते हैं। हम इन लिखे हुए सेंटेंसेस में सच का जिक्र करते हैं दो कायदे से। सच के साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं, फिर कह रहा हूं सच के साथ हम दैट का यूज करते हैं तब जब हम सच के साथ दैट बताने की कोशिश करते हैं। एक प्यारी सी चीज जिसे हम कहते हैं कॉज इफेक्ट, जिसे हम बताने की कोशिश करते हैं कॉज इफेक्ट, कारण परिणाम। अगर सच के साथ मैं दैट को छोड़कर यूज करने की कोशिश करता हूं एज, तो एज बताने का काम करता है कंपैरिजन। एज बताने का काम करता है कंपैरिजन। अब आ जाओ सर, यहां पर हमने एज के साथ एक वर्ड या फ्रेज क्यों लिखा?
क्योंकि सेंटेंस आते ही ये कंपैरिजन बना बैठता और कंपैरिजन की गुंजाइश नहीं छोड़ता द सेम, क्योंकि जब कुछ जो चीज सेम हो ही गई है तो फिर कंपैरिजन कैसा। क्लियर है। तो अब इन चीजों के आधार पर इन सवालों को हल करेंगे। देयर वाज सच अ नॉइज एज दैट वी हैड टू कैंसिल द क्लास। अरे भाई, शोर का परिणाम क्या निकला? क्लास कैंसिल करनी पड़ी। क्लास कैंसिल करने का कारण क्या था? इसका मतलब इस दैट के साथ हमने पेयर बनाने का काम किया, सच। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, रणबीर कपूर इज नॉट सच एन एक्टर एज दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। वो ऐसा एक्टर नहीं है जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब। चलिए भैया, आखिरी सवाल पर थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगवा के देखता हूं। चलिए। थैंक यू सर। चलिए बात को समझना शुरू करते हैं। सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज इट एज दैट नन कुड सोल्व इट। अब कोई क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल था। कारण परिणाम की बात हुई तो यहां पर दैट के साथ हमने पेयर बनाने का काम किया, सच का। एक बार इस चीज को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए मेरे भाई, थोड़ी बात को लेकर चलते हैं आगे। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। फिर इनसे रिलेटेड नियम पर चलूंगा लेकर आप लोग। अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस में मैं आप लोगों से इस लिखे सेंटेंस को पढ़ने को कहूं, जरा पढ़कर देखना मेरे भाई। इन लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं आपको इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए कहूं, बड़ा प्यारा है ये सेंटेंस।
द टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो लिखे हुए सेंटेंसेस के बीच अगर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो लिखे हुए ये दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच पेश करता है कॉन्ट्रडिक्शन। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच पेश करता है कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन का अर्थ मुझे पता है विरोधाभास। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस का अर्थ आप लोगों से जानने की कोशिश करूं तो इस लिखे सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? चिका डिड नॉट बाय द शर्ट दो शी हैड मनी। इस लिखे सेंटेंस के अंदर भी एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन ही हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन किस बात का हुआ? इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटेंस के अंदर के पास पैसा था, ने शर्ट नहीं खरीदी। ये भी हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये समझ आया कि ऑल्दो या दो के साथ जब हम सेंटेंसेस बनाने का काम करते हैं तो मेरे भाई ये भी हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के बीच कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है। तो एक बात अपने आप में जस्टिफाइड हुई, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, तो सर उस पहले सेंटेंस पर काम करते हैं। ऑल्दो ही स्टार्टेड लेट बट ही रीच्ड ऑन टाइम, देखते ही समझ में आ गया इस लिखे हुए सेंटेंस में जब ऑल्दो की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो ही रहा है तो हमें इस बट की जरूरत नहीं है। अरे भाई हाँ है ना, जब ऑल्दो की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो बट की वजह से भी कंट्रडिक्शन है, तो कंट्रडिक्शन के लिए इसका यूज करने की हमें जरूरत है ही नहीं। तो जी पहली ट्रिक हमारे हम सामने तैयार हुई। अगर हम इस बट की बात करें तो ऑल्दो या दो के साथ ये कॉन्ट्रडिक्शन बताने की कोशिश बेवजह कर रहा है। पहली बात तो ये। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें ये देखना है कि अगर इसको मैं हटाता हूं तो इसकी जगह आए क्या। एक बार फिर से लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को यहां से लेकर यहां तक बाद में पढ़ूं और यहां से लेकर यहां तक पहले पढ़ूं, पढ़कर सुनाए जरा इस सेंटेंस को। सेंटेंस बनता है दो शी हैड मनी शी डिड नॉट, या जो भी शी है या शिखाए की बात है यहां पर। मैं अगर सेंटेंसेस को पहले या बाद में पढ़ने की कोशिश करूं तो ये होना चाहिए तो शिखा हैड मनी कॉमा शी डिड नॉट बाय द शर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले या बाद में इनको मेंशन करते हैं तो इसके मीनिंग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जब सेंटेंसेस को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो सेंटेंसेस को जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए में किसी पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों सेंटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे। यहां इस बट को हटाकर हम इसके लिए कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हुई हमारे पास करेक्ट आंसर की बात। फिर आता है हमारे सामने दूसरा सेंटेंस, बात वहीं की वही है। दो रवि वॉज इल बट ही थॉट वेल। मैं इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को अगर देखूं तो जब कॉन्ट्राडिक्शन दो से हुआ तो इस बट की हमें जरूरत नहीं। इन दोनों सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज करके आप देखोगे तो खुद ही समझ आती है बात कि सर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इन दोनों को स्प्लिट करने के लिए काफी है हमारे सामने लिखा हुआ कॉमा। यहां तक बात क्लियर हुई? अरे बोलो हाँ। ठीक। मॉडर्निस्ट, जितने मॉडर्निस्ट हैं वो सभी लोग एक बात जानते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन सेंटेंसेस में वैलिड होती है। इसीलिए उनका मानना है कि जिन सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है उन्हें पेयर कंजंक्शन से नहीं, हम एक छोटे से कॉमा से स्प्लिट करते हैं। ये उन्हें पता है और ये वैलिड है। ओल्ड इंग्लिश जितने लोग मानते हैं, पुरानी अंग्रेजी भाषा के आधार पर जो चलते हैं, वो इस ऑल्दो या दो के साथ येट को भी वैलिड करते हैं। येट को भी वैलिड करते हैं, हालांकि ग्रामेटिकली ये गलत है, सुपरफ्लॉस है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि मैं ओल्ड इंग्लिश का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज भी कई सारे पेपर पुरानी किताबों से उठाकर क्वेश्चंस चिपका देते हैं। सर कहना क्या चाहते हो ये बताओ भाई। ऑल्दो या दो के साथ अगर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए येट तो प्लीज इसमें गलती ना माने। ठीक है, एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा पूछती है। जैसे आपके बैच में एक बच्चे ने लिख दिया था तुरंत, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा उस बच्चे ने तुरंत लिख दिया येट आएगा। मूर्खानंद, इस बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं येट आएगा। येट की जगह अगर कॉमा लिखा हुआ मिले तो आप जानबूझकर गलती करके आओगे। बात को ध्यान से समझ लेना भाई। कभी कभी हम अपने समझदारी के पक्ष को या किताबी रटी हुई बातों को, किताबी जानकारी के आधार पर हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मेरे शब्दों का बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है जी। एक साहब पूछते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है जब सेंटेंस डायरेक्ट सही होता है। तो बहुत अच्छा बात कही बेटा आपने। तो ये तो वही हो गया जी, सीधा जुगाड़ ढूंढो, सीधा जुगाड़ ढूंढो। जब जुगाड़ मिल ही रहा है तो फिर क्यों सारी की सारी कहानी को समझने की जरूरत। ये लैंग्वेज है, गणित नहीं है। लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेशन मैटर करता है। आप एक ही बात को कितने तरीके से कह सकते हो, इस बात का पक्ष आपको जानना होगा। आपके कहने के तरीके क्या हैं, आपको ये सीखना होगा। ना सीखें तो फिर तो सीधा जुगाड़ है, ऑल दो के साथ गेट आता है, भाड़ में जाए सारी कहानी समझनी। पेपर वाला समझा देता है बेटा पढ़ के आना था, अगले साल फिर आइयो। चलिए, एक बड़ी प्यारी कंफ्यूजन आती है, गेट वर्सेस स्टिल। अगर मैं इसी के आधार पर यह सवाल पूछने की कोशिश करूं, ऑल्दो रौनक ट्राइड हिज बेस्ट, अगर कहने की कोशिश करूं स्टिल ही फेल्ड। एक सेंटेंस लिखा मैंने, क्या ये कह देना अपनी जगह सही होगा? क्या ये कह देना सही होगा? ये कह देना अपनी जगह सही हो? थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो बच्चों, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना कोशिश करना। हमारे सामने एक शब्द आया येट। सबसे पहली बात तो ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करता है, और जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करता है, फिर से सुन लीजिएगा, जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करता है तो ये टेंस का स्पेसिफिक यूज करना सिखाता है। और वो भी कौन सा टेंस? ये यूज करना सिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस पर जाएंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ साथ हम इसका यूज करते हैं सेंटेंस के आखिर में, क्योंकि टाइम बताने वाले शब्द हम सेंटेंस के आखिर में यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन पेश करता है। इसीलिए लिखे हुए सेंटेंस हम प्रेफर करते हैं नेगेटिव। जैसे अगर मैं कहूं he has not paid the bill yet, ठीक है भाई, ये तो हुआ इसका पहला फंक्शन। ऑल्दो और दो में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं होता, आगे आ जाओ। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से यूज करें तो ये जो येट है, ठीक है, ये बताने की कोशिश करता है अनफुलफिल्ड एक्शन। अनफुलफिल्ड एक्शन बताने की अगर मैं कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा ही इज येट टू ब्रिंग द बुक्स। अब ध्यान से देखना, अभी उसका बुक्स लाना बाकी है। इसका मतलब ये एक्शन अभी हुआ नहीं, अभी ये एक्शन होना बाकी है, ठीक है। ये दूसरा इसका मीनिंग तैयार हुआ। येट के अगर एक और मीनिंग की हम बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट करता है। कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट करता है। जैसे मैं अगर लिखे हुए सेंटेंस की बात करता हूं, राहुल न्यू येट ही डिड नॉट टेल मी द आंसर, ठीक है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अब लिखे हुए सेंटेंस को ये सपोर्ट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन बताने की कोशिश कर रहा है, फाइन। ये तो हुआ येट का जिक्र। जब हम इस स्टिल की बात करते हैं, तो स्टिल की जब हम बात करते हैं तो ये एडवर्ब का काम करता है ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के नाते ये टेंस को स्पेसिफिक यूज करना सिखाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी का जिक्र हमें पता ही है, हम वर्ब से पहले यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राखी इज स्टिल वर्किंग
इन दिस फर्म। ठीक है, तो हम कभी कभी येट और स्टिल को एक ही तरीके से ट्रीट कर बैठते हैं, येट और स्टिल को दोनों को एक ही तरीके से मान बैठते हैं। अब आपकी हिंदी मजबूरी है तो हिंदी में समझने का काम करो। जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करता है तो इसका अर्थ निकलता है अब तक। जब ये स्टिल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम करता है तो इसका अर्थ निकलता है अब। ठीक है, तो इन दोनों का फर्क क्लियर है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं जो कहना चाहता था वो लॉजिक तैयार हुआ। ऑल्दो के साथ हम लोग, फिर कह रहा हूं, ऑल्दो के साथ हम लोग स्टिल का जिक्र नहीं करते, या तो हम लगाएं कॉमा या फिर लगाएं येट। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर ये बताएं, आहिल नाम के एक जेंटलमैन ने पूछा, सर ये बताएं लगाना है या नहीं। ये मूर्खानंद है। ये वो लोग हैं जो सीधा ये जानना चाहते हैं जुगाड़ क्या है ये बताओ गुरुजी, कैसी सिचुएशन में करें क्या। भाई साहब बड़े ध्यान से सुना करो, मैंने बेटा आपको ये बताया अगर लिखा है तो येट ठीक है, नहीं लिखा है तो कॉमा ठीक है। क्लियर है? अब आपके पेपर में ऐसा तो होगा नहीं कॉमा भी लिखा मिले और येट भी लिखा मिले, फिर तो आपको फिनाइल पिला दूंगा मैं, आया ना। तो भाई साहब कॉमा लिखा है तो भी ठीक है, येट लिखा है तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन बट ना लिखा हो। ठीक है जी भाई साहब, चलो मेरे भाई, मुझे लगता है यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अच्छे से अच्छे टीचर्स भी नहीं इस चीज को समझा पाते। मैं ऐसा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं बच्चों, अगर आपको ये चीज पता है, यू पीपल आर डेफिनेटली अमेजिंग, राइट। और ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन टफ है उनके लिए जो रटते हैं, आसान है बात उनके लिए जो चीजों को समझ कर चलते हैं। गुलशन साहब पूजा से उठकर आए हैं जी सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। आओ बातों को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। दो शब्द आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूं, बहुत प्यारे सवाल हैं, मैं इनसे रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखें समझें। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश की। अभीश साहब कहते हैं सर अगर येट के साथ कोमा दे दिया जाए तो उसे सुपरफ्लोस मानेंगे। कोई कुछ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बेटा। जी भाई साहब, सचिन भाई साहब, एज इफ का यूज आगे आएगा। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे मेरे भाई, पांचों के पांचों सेंटेंस।
चलिए दोस्तों, अब मैं बात को थोड़ा सा समझने का काम करूंगा। इस बात को जितनी ध्यान से सुनोगे समझोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। इस बात को जितने ध्यान से सुनोगे समझोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी और उतना आपका मैं विजन साफ करूंगा। ठीक। और ये जो कमेंट बाजी पे आ रहे हैं ना भाई साहब, सुमन देवी कह रही है आप अपने बारे में कुछ बताएं, मोटिवेट करें। बेटा ये कभी फुर्सत के काम होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, ये बहुत फुर्सत के काम होते हैं। ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने पढ़ाना है बहुत सारा काम, इस पर ध्यान दे बेटा, ये कमेंट बाजी मत करो। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर कमेंट्स मत देखा करो, नहीं, मेरा फर्ज बनता आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। आप में से ही तो रैंकर निकालने, तो सुमन लाडली योजना फुर्सत में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। बहुत अच्छे इंसान है, आपकी शादी में जरूर आऊंगा। हमारे सामने लिखे हुए इन सारे के सारे सेंटेंसेस के बीच एक बारीक सा फर्क है, फर्क को समझने का प्रयास करते हैं। स्कूल लेवल पर किसी टीचर ने आपको इस शब्द के बारे में हो सकता है जानकारी दी हो। मंजीत तू नहीं मानेगा बेटा, बिल्कुल नालायक इंसान है, कमेंट पे कमेंट करता जा रहा है, भगवान करे इसकी जय हो। ये शब्द मैंने लिखा बच्चों, इसे पढ़ने की कोशिश करें। इसे हम पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं सिमिली। कुछ लोग इसे स्माइल पढ़ रहे हैं, स्माइल नहीं, स्माइली भी नहीं है। स्माइली की स्पेलिंग तो ये है भाई स्माइली, ठीक है। जैसे आपके बाबा रामदेव, ये है स्माइली। खैर मैं स्माइली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिमिली की, ठीक है। आहिल साहब कहते हैं गोपाल सर से कुछ पूछना भी गुनाह है। हाथ जोड़ नमस्कार, कोई गुनाह नहीं है बेटा, आप पूछे जाओ, पूछते रहो। मैं पढ़ाना रोक रहा हूं, पूछो बेटा, अपने डाउट्स पूछो फटाफट से। पूछो बेटा फटाफट से, चलो डाउट्स पूछो। तो भाई पूछो, गुनाह मत करो बेटा। दो मिनट के लिए पढ़ना रोक रहा हूं भाई मैं, आप लोग अपने कमेंट्स पर आ जाओ फटाफट से, सारे आ जाओ शिकारी, ये रख दिए मैंने मारकर। आ जाओ बेटे, सारे के सारे बच्चे कमेंट्स पर आ जाओ। नहीं 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 बेटा, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन साहब इसका जो जिक्र है अभी हम लोग समझेंगे, वो यहां पर आकर सोल्व होगा। वासुदेव जी पूछ रहे हैं सर आपकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में कुछ बताएं। अभी बताता हूं। कमेंट करते हैं बेटे, कमेंट करते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे कमेंट कमेंट खेलते हैं। पूछो बेटा क्या पूछना चाह रहे थे, आपको गुनाह लग रहा है, आप बचाओ। एक भाई साहब ने पूछा है नरेंद्र जी ने कि कंजंक्शन का हिंदी में क्या अर्थ होता है। आप कंजंक्शन नहीं बेटे, सारे के सारे शब्दों का अर्थ सुने। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं बेटे, कृपया ध्यान दें। देखो ये शब्द लिखा मैंने संज्ञा, इसमें अगर बात करने की कोशिश करें तो ये ज और य का मिला हुआ रूप है, ठीक है बेटे, इसे हम हिंदी में कहते हैं। दूसरा शब्द हुआ सर्वनाम, यानी कि जो नाम के सर्व रूप को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फिर आता है विशेषण, एडजेक्टिव को हम कहते हैं। फिर आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वैसे हिंदी में ये इसका नाम गलत है,
क्रिया विशेषण नहीं कहते इसे, पर मैं आपको वही बताऊंगा जो आपने पढ़ा है, क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आता है आपका एक प्रेपोजिशन, उसे हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द। फिर आता है एक शब्द कंजंक्शन, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है ना? वेरी गुड। और कोई सवाल पूछे? बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे मेरे लाडले बच्चे, पूछो बेटे सवाल। हाँ, इंटरजेक्शन हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। और कोई सवाल पूछे बेटे, अच्छा सा सवाल। मौसम कैसा है आप लोगों के इलाके में, बताओ। बेटे बताओ, आप लोगों के इलाके में मौसम कैसा है? नरेंद्र बेटा, कंजंक्शन का अर्थ होता है समुच्चय बोधक शब्द। हिंदी में हम इसे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। और कोई सवाल आपका पूछे बेटे। वेरी गुड। सर जरा पानी पिलवाएं, आज प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल आर फ्री। लो जी, ऋषभ के यहाँ हैवी रेन है, बातें करते हैं। और बताओ बेटा, पानी अगर मुझे एक बात बता, बारिश बारिश होती है या बारिश पड़ती है? आज मैं हिंदी पढ़ाता हूं तुम्हें। बारिश होती है या बारिश पड़ती है? बताओ। हम्म। सर सबकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। नहीं आनंद बेटा, आपको माफी नहीं, ये तो मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है। पेशेंस से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो लास्ट तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एग्जाम वही वटेवर। थैंक यू सो मच सर। सभी लोगों को खिलाओ, ठीक है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है। जहां आप लोगों के कमेंट बाजी रुक जाएंगे मैं वहीं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आप लगे रहो इस पर, मैं भी लगा रहूंगा। वर्ब का हिंदी बताएं रजनीश साहब। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया। और पूछे। करते रहो आप कमेंट, आप जब तक कमेंट करोगे मैं भी आप लोगों से ऐसे ही जवाब दूंगा। पूछो बेटे, कुछ और पूछो। वर्ब का हिंदी होता है विकास क्रिया। ठीक। समय की कीमत अगर आपको पता होती बच्चों, तो आप हर रोज ये बेतुके सवाल नहीं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, एक बच्चा पूछ रहा है मैन हेटर का प्लूरल क्या होता है। नाउन की बात आज सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो और इवन दो, इनका फर्क हम लोग समझेंगे टेंस के वक्त। जितेंद्र साहब कह रहे हैं अपने बारे में बताओ। मैं आपका गोपाल वर्मा, इंग्लिश पढ़ाता हूं, फुल स्टॉप। वाह। मैं बैठ जाता हूं बेटा, आप कमेंट्स करते रहो। जब आपका ये कमेंट बाजी रुक जाएगी ना, मैं फिर पढ़ाऊंगा। इंजॉय, कैरी ऑन योर कमेंट्स। राम।
लगे रहो बच्चों, कमेंट्स पर बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगे रहो। एक महाशय जी पूछ रहे हैं क्रिकेट का हिंदी में अर्थ बताओ। वेरी गुड, लगे रहो बेटा। जब आप लोगों को अपने समय की कीमत खुद ही नहीं पता तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। उन्हें तो टाइम पास, लगे रहो। आई एम डन। आप कमेंट्स रोकेंगे तो मैं पढ़ाना शुरू करना हूँ, नहीं तो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। बस 1 मिनट और देख रहा हूँ, अगर ये नाटकबाजी बंद होती है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। जितेंद्र साहब को मोटिवेशनल बताएं। पढ़ना, मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ बेटा, 2 मिनट और देख रहा हूँ, नोटंकी अगर रुकती है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ। हमारे सामने लिखे हुए सारे के सारे जब शब्दों की हम बात करते हैं तो इन्हें हम सिमिली कैटेगरी से लेकर चलते हैं। सिमिली बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है, और सिमिली के अर्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बताने का काम करता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइक एज। जब हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, जब हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं दो अलग अलग कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स में, और इस कंपैरिजन को मेंटेन करने के लिए हम शब्दों का यूज करते हैं सिमिली। आई रियली फील वेरी बैड टुडे कि मैं ऐसे लोगों को समझा ही नहीं पा रहा हूं, इस पर ध्यान नहीं और लगे पड़े हैं। मनवेंद्र साहब कह रहे हैं एडवर्ब को तो सही समझ में आ गया, कंजंक्शन कम समझ में आ रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को सोल्व करने से पहले हमें इसको समझना होगा सिमिली। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये बेसिकली एक कंपैरिजन बताने का काम करता है, दो अलग कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स में लाइक और एज का जिक्र लेकर हम चलते हैं। तो इन लाइक और एज में फर्क क्या है थोड़ा सा समझने का काम करें। हम लोगों ने प्रोनाउंस के वक्त इस लाइक का यूज किया था, और प्रोनाउंस के वक्त हम लोगों ने इस लाइक को समझा था ये एक प्रेपोजिशन है, और इसीलिए हम इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को हम दो तरीके से मेंशन करते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव केस एक वर्ड हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस एक फ्रेज हो सकता है, पर याद रखें ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखता। जैसे अगर मैं पुराने सेंटेंस का जिक्र करने की कोशिश करूं, लिखा मैंने आपके सामने ही लाइक मी इज अ डॉक्टर। हमने ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस शायद पढ़ा था प्रोनाउंस के वक्त, आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, अगले शब्द की मैं बात करना चाहूंगा। जब एज की हम बात करते हैं तो एज कंपैरिजन की बात करता है, और एज के साथ अगर हम कंपैरिजन मेंटेन करने की कोशिश करें
तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में लिखे हुए सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हुआ। अब सब्जेक्टिव केस कहने की कोशिश करो चाहे सेंटेंस कहो तो दोनों में बातें एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रिवर्स में मैं कंसीडर करना चाहूंगा। भल्लाल फॉट लाइक एज अ लॉयन डज। अगर देखा जाए तो ये लिखा हमारे सामने सेंटेंस, अगर दोनों के दोनों ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लॉयन एक एनिमल हुआ, भल्लाल एक इंसान हुआ, दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ। ये लिखा हमारे सामने एक सेंटेंस है। कंपैरिजन मेंटेन करने के लिए सेंटेंस के साथ हम एज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माई लव इज लाइक एज अ रेड रेड रोज। लिखी हुई ये बात हमारे सामने एक बहुत प्यारी फ्रेज लिखा हुआ है, कोई वर्ब नजर नहीं आई, फ्रेज होने के नाते ही हम लोगों ने इसके लिए यूज किया लाइक लव का कंपैरिजन रेड रोज से किया गया, यानी कि दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। रोज एक वस्तु का नाम है, लव एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। आता है अगला, हर फेस शोन लाइक एज द मून डज। देखा जाए तो ये सेंटेंस हुआ, इसीलिए इसके कंपैरिजन में एज का हमने यूज किया। चेहरे का कंपैरिजन हमने मून के साथ किया, वो चीज अलग, ये चीज अलग। आता है एक अगला सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखें। लेह इज ब्यूटीफुल लाइक एज स्विट्जरलैंड इज। अब ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लेह भी एक स्थान का नाम, स्विट्जरलैंड भी एक स्थान का नाम। अगर बात ऐसी है तो दोनों के दोनों जब स्थान के नाम हुए तो यानी कि यहाँ लाइकवाइज कंपैरिजन हम कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स के वक्त आप लोगों को बताया गया था लाइकवाइज कंपैरिजन, चेहरे का कंपैरिजन चेहरे से, हाइट का कंपैरिजन हाइट से। लेकिन यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज थी अब कंपैरिजन की, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंपैरिजन की। लेकिन लाइकवाइज कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो ये तो हमें समझ आ ही गया है इसके साथ एज का यूज हो, लेकिन इस लिखी हुई पॉजिटिव डिग्री से ठीक पहले एज को भी हमें मेंशन करना पड़ा। लाइकवाइज कंपैरिजन के लिए हम एज का पेयर बनाकर चलते हैं, ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी लिखी समझी। अगला सवाल, श्वेता इज इनोसेंट लाइक एज अ लैम्ब इज। लैम्ब एक अलग कैटेगरी एनिमल हुआ, श्वेता एक लड़की ह्यूमन बीइंग कैटेगरी हुई, और सेंटेंस लिखा है इसलिए हमने इसके साथ यूज किया एज को। चलिए दोस्तों, ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी, आराम से समझें लिखें। एक अगली बात से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं। एक अगली बातचीत से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और एक अगली बातचीत आती है इसी कैटेगरी में जिसे हम कहते हैं पर्पस। जब भी हम पर्पस बताने का काम करते हैं तो पर्पस बताने के लिए एक अकेला सेंटेंस कभी यूज नहीं होता। पर्पस बताने के लिए हम एक अकेले सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखते। पर्पस बताने से पहले हम लोगों को बताना पड़ता है किसी भी एक्शन को, और उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया पर्पस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। मेरा पढ़ाना एक एक्शन हुआ, आपका पेपर क्वालिफाई करना पर्पस हुआ। ठीक है, तो किसी भी पर्पस को बताने की कोशिश करें तो किसी भी पर्पस को बताने से पहले हमें जरूरत पड़ती है एक्शन को बताने के लिए, और इस एक्शन और पर्पस को आपस में जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक शब्द कंजंक्शन की। कंजंक्शन की कैटेगरी यहाँ पर काम आती है, बड़े ध्यान से सुने और समझें। कंजंक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटे से शब्द को देखने का काम किया, सो दैट। सो दैट एक कंजंक्शन है, काम कैसे करता है ध्यान से देखने का काम करें। अगर हमारे सामने लिखा हुआ एक्शन नजर आता है प्रेजेंट में तो भैया जो भी हमारा पर्पस है, इस पर्पस को बताने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा शब्द में। अगर यही एक्शन हमें लिखा हुआ नजर आता है पास्ट में तो पर्पस बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, शी वर्कड हार्ड so that she might qualify the exam। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये हमारा एक्शन हुआ किसी इंसान का मेहनत करना, और पर्पस हुआ वो एग्जाम क्वालिफाई कर सके। इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए शब्द हमने जोड़ने का काम किया सो दैट, ये अपने आप में कंजंक्शन है। अब इसी लिखे हुए सो दैट की जगह पर कभी कभी हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है सो एज। हम जानते हैं कि एज कंपैरिजन का काम करता है, लेकिन कंपैरिजन लाइकवाइज होने की संभावना है।
इसीलिए हम लोगों ने इसके पर्पस को बताने के लिए सो एज के ठीक बाद हमने सब्जेक्ट को हटाया। अब अगर सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो सब्जेक्ट ना रहने की वजह से ऐसे लिखे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी गई, और हेल्पिंग वर्ब नहीं रही तो आने वाले पर्पस को बताने के लिए हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं फिर से लिखने का काम करूं और सेंटेंस तैयार करने की कोशिश करता हूं, शी वर्कड हार्ड, आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की सो दैट को हटाकर सो एज, तो सो एज की वजह से हमारे सामने लिखा हुआ ये सब्जेक्ट गया, ये हेल्पिंग वर्ब गई, और सो दैट के इमीडिएट हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम। आपका एग्जामिनेशन इस सवाल को पूछता है, बड़े ध्यान से समझें, लिखें। ठीक है बच्चों, एक अगली बात आती है, हम इसी पर्पस को बताने के लिए एक बड़े प्यारे शब्द से मिलने की कोशिश करते हैं, लेस्ट। लेस्ट का हिंदी का अर्थ होता है, लेस्ट का हिंदी का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो। इसका हिंदी का अर्थ होता है ता। सो एस का अर्थ हिंदी का होता है ताकि, हिंदी पढ़ो। लेस्ट के मीनिंग को अगर मैं ध्यान से समझने का काम करता हूं तो लेस्ट के हिंदी के अर्थ में लिखा छुपा होता है न। इसीलिए जो भी हम आने वाले पर्पस की बात करते हैं इसके अंदर हम लोगों को नोट को लिखने की जरूरत नहीं है। आने वाले शब्द के लिए एक हेल्पिंग वर्ब हम लोग चुनते हैं शुड। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात अगर हम कहें तो इस लिखे हुए पर्पस के अंदर आने वाला जो भी शब्द है वो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब हम लोगों को चाहिए। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं लेस्ट के साथ लिखने का काम करता हूं तो लेस्ट के साथ भी आप इसे लिख सकते हैं और आपका सेंटेंस तैयार होता है, शी वर्कड हार्ड, और हमने इसके लिए लिखा लेस्ट, तो आने वाले सेंटेंस में शी। लेस्ट की वजह से तीन चीजों का ध्यान रखें, नोट का यूज नहीं होता, सेंटेंस में नोट का यूज है ही नहीं, शुड का यूज होगा, हम लोगों ने लिखा शुड। नेगेटिव सेंस वाली वर्ब हमें चाहिए तो क्वालिफाई का नेगेटिव हम लोगों को बनाना पड़ा, डिसक्वालीफाई। ठीक है जी, ये तो ही हमारे सामने एक छोटी सी बात। अब अगर इस बात के आधार पर हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करें तो हमारे सामने लिखी हुई बातचीत आगे भी इसी तरह बढ़ती चली जाती है। हम लोगों ने सो दैट को यहाँ तो मिलते जुलते देखा, लेकिन हम लोगों ने एडवर्ब के दौरान सो और दैट को अलग होते हुए देखा था, और सो और दैट को जब अलग होते हुए देखा तो इस सो और दैट के बीच हम लोगों को चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है, शायद उस समय हम लोगों ने इस दैट के साथ इनेबिलिटी या बिहेवियर जैसी बात की थी। मैं एक सवाल लिखना चाहूंगा आपकी पूर्व कक्षाओं से, ही इज टू वीक टू कैरी एनीथिंग। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस को टू और टू से हटाकर भी लिख सकते हैं, और टू और टू से हटाकर लिखने का एक सादृश्य उदाहरण हमारे समक्ष है। इस लिखे हुए वाक्य को अगर मैं सो दैट से पुनः लिखने की कोशिश करूं तो इस ही के बाद लिखा इज, टू को हटाया सो, आगे हमने लिखा वीक, आगे लिखा दैट ही कैन नॉट कैरी एनीथिंग। तो हम लोगों ने इस तरह की बात समझी कि सो और दैट जरूरी नहीं है हमेशा एक साथ जुड़े हुए, इनको आप अलग भी लिख सकते हैं और इनके बीच यूज किया जाता है एडजेक्टिव। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा देखा सो और एज को एक साथ, लेकिन हम लोगों ने इससे पूर्व कक्षाओं में इस बात को अध्ययन किया है कि सो और एज को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अलग लिखने वक्त हम इनके बीच लिखते हैं एडजेक्टिव को। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष मैं लिख रहा हूं, कृपया ध्यान दें। मैं अगर कहने की कोशिश करूं रानी इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा इज, तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक कंपैरिजन हुआ। सो एज को हम लोग, देखो ये तो एज का मैंने जिक्र किया, अगर मैं लिखने का काम करता हूं इसको थोड़ा सा नेगेटिव बनाने के लिए तो नॉट सो ब्यूटीफुल, ये चीज हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के आखिरी पलों में पढ़ी है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी। तो दोस्तों ये आपका पर्पस वाला एक सवाल है, बार बार आपसे परीक्षा पूछती है। इन सवालों के आधार पर तो सवाल मैं आप लोगों के समक्ष लिख रहा हूं, कृपया ध्यान दें, यह आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
मैंने आपके समक्ष दो सवाल लिखे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। बड़े प्यारे सवाल हैं, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लिखा है राहुल इज सच इंटेलिजेंट दैट ही कैन आंसर वेल। इससे थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने समझने का काम किया था, सच के साथ हम लोगों ने यूज किया दैट को, सच के साथ हम लोगों ने यूज किया एस को। आप अगर बड़े ध्यान से देखने का काम करेंगे तो सच के साथ दैट हमने बताया था कॉज इफेक्ट को, और सच के साथ एस को हमने बताया कंपैरिजन बताने के लिए। लेकिन सच और दैट के बीच हम लोग यूज करते हैं एक नाउन को, ठीक इसी तरह सच के साथ एस का हम यूज करते हैं नाउन को। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखें, सो और दैट के बीच यूज करते हैं एडजेक्टिव को, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ये परीक्षा आपके सामने पूछती है। तो प्रश्न हमारे सामने लिखा है, राहुल इज सच इंटेलिजेंट, राहुल इज सच इंटेलिजेंट दैट ही कैन आंसर वेल। अगर लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इंटेलिजेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के नाते सच का जिक्र नहीं, हम सो का जिक्र करेंगे। अगला सवाल हमारे समक्ष, रागिनी वाज सो सिंसियर अ गर्ल एज शी कैन बी द क्लास प्रीफेक्ट। अब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, कॉज इफेक्ट बताने का काम हुआ इसीलिए हम लोगों ने इस एज को हटाने की कोशिश की और यहाँ लगाया दैट। अब ये सवाल उठता है कि सच के साथ तो नाउन का हमें जिक्र चाहिए, तो नाउन के जिक्र के लिए हम बात करना चाहें तो इस छोटी सी वार्ता को हमें शुद्ध करना होगा, और इसे शुद्ध किया जा सकता है। मैं आपके समक्ष इसका जवाब लिख रहा हूं, रागिनी वॉज सच अ सिंसियर गर्ल, और उसके बाद दैट के बाद ये पूरी की पूरी बातचीत आपके सामने एज इट इज है। इन सवालों का ध्यान रखें, ये सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये कक्षा बताने की कोशिश की गई पर्पस के बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, एक अगली बात को समझने का प्रयास करते हैं, और ये बातचीत बड़ी प्यारी है। एक शब्द हम लोगों ने लिखा डाउट, एक शब्द हम लोगों ने लिखा डाउटलेस। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ कंजंक्शंस का व्यवहार बड़ा सटीक रहता है। कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, दिमाग लगाएं, सोचें, फिर बात करना चाहूंगा आंसर्स के बारे में। हमारे समक्ष कुछ सवाल लिखे गए हैं, इन लिखे हुए सवालों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। इन लिखे हुए सवालों के अंदर अगर ध्यान से देखने का कोशिश करें हम, तो इनमें पेयर कंजंक्शन बनाने की लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक लिखा डाउट, एक लिखा डाउटलेस। जब आप डाउट की बात करते हैं
तो डाउट के लिए हम एक ही कंजंक्शन का यूज करते हैं वेदर, और इस वेदर के साथ आगे हमें कभी कभी पेयर बनाने के लिए लिखा मिलता है और, कभी कभी लिखा मिलता है और, ना भी लिखा मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। अगली बात अगर हम ध्यान से देखें, डाउटलेस। जब आप डाउटलेस हैं तो इसके लिए आपने पेयर कंजंक्शन के नाम पर सिर्फ एक दैट का यूज किया, इसका ध्यान रखें। ये सवाल हमें कई तरीके से पूछ लिया जाता है। हमारे समक्ष लिखा पहला सवाल, शी डाउटेड। डाउटेड का अर्थ हुआ उस इंसान को शक हुआ। लिखे इस सवाल का आंसर तैयार करते हैं, शी डाउटेड। अगर उसे डाउट हुआ तो वेदर के साथ आप इस सवाल के जवाब को तैयार करें। धन्यवाद। अगला सवाल, रजत इज डाउटलेस। अगर उस इंसान को डाउट नहीं है तो सर हम दैट का जिक्र करते हैं। अब अगले सवाल पर ध्यान देखें, मोहन इज सर्टेन। अब अगर मोहन सर्टेन है इसका मतलब उसे यकीन है, और सर्टेन होने का मतलब उसे डाउट नहीं रहा, इसलिए आगे के आंसर में हम दैट का जिक्र करेंगे। शी बिकेम श्योर। अगर वो इंसान श्योर है तो श्योर होने का मतलब उस इंसान को यकीन है, यानी कि डाउटलेस कैटेगरी हुई। नोबडी इज डाउटफुल। डाउटफुल अगर मैं ध्यान से समझने का काम करूं तो डाउटफुल होने का अर्थ समझ आता है कि उस इंसान को डाउट है। लेकिन यहाँ नोबडी की अगर मीनिंग को समझना चाहूं तो ये नेगेटिव हुआ। इसका मतलब नो के साथ डाउट अगर मैं जोड़ता हूं तो डाउटलेस हुआ। इसलिए इस सवाल के आंसर को दैट के साथ समझने का प्रयास करें। फटाफट से देखें फिर चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपने यहाँ तक की बात को समझने का प्रयास किया होगा। हमारे कई तरह के सवाल हम लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आओ इस थोड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात हम लोग जानते हैं कि आइदर के पेयर में हमने और को अध्ययन में समझा, और इस और के साथ अगर हम पेयर वाइज आगे बढ़ते चले जाएं तो और के साथ हम और को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रयास से अगर हम नाइदर की साथ बात करना चाहें तो नोर इसके साथ जुड़ता है, आगे इसके साथ नोर बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी प्रयास को थोड़ा और अच्छे से समझने का काम करें तो बड़े ध्यान से समझा जा सकता है। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट या नेवर या नेगेटिव शब्दों की अगर मैं सूची में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करूं, सेल्डम, हार्डली, या फिर किसी भी शब्द का मैं प्रयोग करूं, तो इसके पेयर में हम हमेशा और का यूज करते हैं। दो सवाल लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें, उसके बाद बात करते हैं। लिखे हुए दो सवाल हैं हमारे सामने। इन दोनों के दोनों सवालों को अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, बड़े प्यारे हैं ये सवाल दोनों के अंदर।
चलिए दोस्तों, इन लिखे हुए सवालों के जवाब तैयार करने की कोशिश करते हैं। लिखा है हमारे सामने, राहुल डिड नॉट सोल्व एनी। अगर देखो बच्चों ध्यान से, इस नोट का अगर हमें जिक्र लिखा मिलता है तो नोट के आधार पर नॉर का जिक्र नहीं, हम और का जिक्र लेके चलते हैं। इसका ध्यान रखें। कई बार हम लोगों को लगता है कि नोर लिखा है तो नीदर कर दें, ऐसा कोई बकवास तैयार ना करें। शी नीदर स्पीक्स है, अगर नीदर का जिक्र आ रहा है तो नीदर के पेयर में नोर अपनी जगह सही काम कर रहा है, तो नोर के साथ हम लोग नोर को ही पेयर के साथ लेकर चलते हैं आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की बात को आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। आज की बात यहीं तक, पढ़कर आए, समझ कर आए। मिलते हैं आप लोगों से 3 तारीख को। कल आप लोगों का अवकाश रहेगा। गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल।